15 चैप्टर में दिया है चिट्ठी आई है। इस चिट्ठी में, इस पत्र में एक छठ पर्व के बारे में दर्शाया गया है कि छठ पर्व हम कैसे मनाते हैं तथा इस पर्व में क्या क्या तैयारी की जाती है, घाट की सफाई के लिए क्या तैयारी की जाती है तथा पर्व से पहले और पर्व से बाद में क्या क्या हमें तैयारियाँ की जाती हैं तथा इसमें कौन कौन से फल होते हैं और कौन कौन से प्रसाद होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं। ऐसे बहुत से बातें हैं इस पर्व में। तो चलिए पढ़कर समझते हैं इस पत्र को। आज तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम बिहार में होने वाले छठ पर्व के बारे में जानना चाहती हो। हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा ही महत्व है। यहाँ गांव या शहर हर क्षेत्र में छठ व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत जो है यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। लगभग हर घर में यह छठ पूजा की जाती है। लोग कई तरह की मन्नतें छठी मैया से मांगते हैं। मन्नतें का मतलब क्या होती है, उसकी जो इच्छा होती है और जो कामना होती हैं वह छठी मैया से मांगते हैं तथा पूरी होने पर व्रत रखते हैं। पहले अपनी इच्छा जो होती है यानी कामना जो होती है वह मन में रखकर और उसे विनती करते हैं, फिर उस काम को इच्छा को पूरा होते हैं वह व्रत को रखते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है कि कार्तिक महीने के प्रारंभ से ही लोग इस पावन पर्व की तैयारियों में लग जाते हैं। इस अवसर पर लोग घरों एवं गलियों की सफाई करते हैं। घाटों एवं घाट जाने वाले रास्ते की भी बहुत ही अच्छी तरह के साफ सफाई की जाती हैं। चारों ओर छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं और लगभग सभी परदेसी गांव आ जाते हैं। यह व्रत 4 दिन तक चलता रहता है जिसमें सभी वर्ग के स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। इस व्रत में जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रह जाता है। इसमें किसी भी जाति का हो, जो किसी भी धर्म से हो, जो यह व्रत करना चाहता है वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलजुल कर यह व्रत करते हैं। उस समय जिस समय व्रत करते हैं और उपवास करके यह व्रत करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर ही व्रत करते हैं। यानी इसमें ऐसा कहा गया है कि या ऐसा इस व्रत में है कि बिल्कुल ही उसमें जात पात के या धर्म का भेदभाव नहीं रह जाता है। यह व्रत नहाए खाए से प्रारंभ होता है, यानी नहाकर पहले खाया जाता है, फिर उसके बाद नहाए खाए के दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास करने के बाद रात्रि में रोटी और खीर से खरना करते हैं तथा प्रसाद बांटते हैं। फिर षष्ठी के दिन लोग नहा धोकर नए कपड़े पहन छठ करने के लिए घाट पर जाते हैं। यहाँ व्रती नदी या तालाब के तट पर डूबते हुए सूरज को फल तथा पकवान से अर्घ्य देकर पूजन करते हैं। अर्घ्य का मतलब क्या होता है, जो देवी देवताओं को जो सामग्री समर्पित की जाती हैं, जैसे जल हुआ, जल दूध या अनेकों प्रकार के फल हो गया, फल फूल जो अर्पित किया जाते हैं यानी देवताओं को जो दिया जाते हैं उसे ही कहते हैं अर्घ्य देकर पूजन करते हैं यानी समर्पित करते हैं। वापस घर आकर शाम को आंगन में ईख तथा ठेकुआ से कोसी भरकर छठ का गीत गाकर आरती करते हैं। सुबह होने पर लोग पुनः घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य का पूजन कर अर्घ्य देते हैं और यह अर्घ्य गाय के कच्चे दूध तथा घी से दिया जाता है। घर आकर सभी व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा प्रसाद बांटकर पारण करते हैं। पारण का मतलब क्या होता है, पारण का मतलब होता है जो हम व्रत शुरू करते हैं और अंतिम उस व्रत को जब तोड़ते हैं यानी समाप्त करते हैं उसी को कहते हैं पारण। यानी व्रत के समाप्ति का जो समय होता है उसी को पारण कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार हमारे बिहार में छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, यानी बड़े ही खुशी के साथ मनाया जाता है। मैं तुम्हें छठ पर्व की कुछ फ़ोटो भेज रही हूँ। अगले छठ में तुम्हें हमारे गांव आने का प्रयास जरूर करना है। देखिए यहाँ पे ऐसा इमेज दिया गया है छठ पर्व के बारे में जो इसमें दिया गया है। कोई देखिए कोई यहाँ पे सफाई कर रहा है, कोई घाटों की सफाई कर रहा है और कोई यहाँ पे आसपास के घाट के आसपास के जगहों को सफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से घाट के आसपास केले का वृक्ष लगाया गया है, ठीक है, सुंदरता के लिए। फिर यहाँ पर भी
साफ सफाई यानी रोडों की सफाई किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें शब्दार्थ दिया है तो शब्दार्थ को भी समझ लेते हैं। हर्षोल्लास का मतलब क्या होता है? खुशी होता है। हर्ष और उल्लास के साथ यानी खुशी के साथ। अर्घ्य, अर्घ का मतलब क्या होता है? पूजन के लिए दूध और जल अर्पित करना है। अर्पित मतलब चढ़ाना है यानी देना। पूजन के लिए दूध और जल जो होता है यानी देव पर जो चढ़ाया जाता है उसको ही बोलते हैं अर्घ। अर्घ्य का मतलब क्या होता है? अर्पित की जाने वाली सामग्री यानी चढ़ाया जाने वाला जो सामग्री है, जो फल फूल दूध जल कुछ भी हो, जो सामग्री देवताओं को जो चढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अर्घ्य। षष्ठी का मतलब क्या होता है? छठा या छठे दिन। पारण का मतलब होता है उपवास के समाप्त होते अन्न ग्रहण का व्रत तोड़ना है। ठीक है, व्रती का मतलब होता है व्रत करने वाला या करने वाली, स्त्री पुरुष कोई भी हो जो व्रत करने वाला होता है उसको व्रती बोलते हैं। प्रयास का मतलब क्या होता है? कोशिश करना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। आगे इसमें प्रश्न उत्तर दिया है 1 नंबर में कि किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के कौन कौन से साधन हो सकते हैं? टेलीफोन या मोबाइल और चिट्ठी द्वारा अपनी बात बताने में क्या अंतर होगा? आप छठ पर्व कैसे मनाते हैं? यहाँ छठ पर्व के लिए यहाँ गाना दिया गया है। छठ पर्व पर गाए जाने वाला अन्य गीत सुनाइए। क्या आपने कभी अपने मित्र को पत्र लिखा है? उसमें क्या क्या लिखा था? चलिए इसको हम समझकर देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौन कौन से साधन हो सकते हैं? तो किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविज़न, अखबार इत्यादि हो सकते हैं। 2 नंबर सवाल दिए हैं कि टेलीफोन या मोबाइल और चिट्ठी के द्वारा अपनी बात बताने में क्या अंतर होगा? तो इसका आंसर है कि मोबाइल या टेलीफोन से शीघ्र ही बात किया जा सकता है और मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से बहुत कम समय में जानकारी ले सकते हैं, जबकि चिट्ठी में ऐसा नहीं है। चिट्ठी द्वारा हमारी समाचार कुछ समय के बाद ही पता चलता है और चिट्ठी के माध्यम से हम सुन या बोल नहीं सकते हैं, जबकि मोबाइल या टेलीफोन से ऐसा सहज ही हो सकता है। मोबाइल से हम लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं या अच्छी तरह से अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि छठ पर्व कैसे मनाते हैं? तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि हमारे गांव में छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है एवं सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। छठ पर्व को महापर्व माना जाता है। इस पर्व पर सभी जगह साफ सफाई का ध्यान किया जाता है और चारों तरफ छठ के गीत सुनाई देता है तथा सभी व्रतियों में एक अलग ही उमंग एवं खुशी रहती हैं। इस व्रत में जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रह जाता है तथा सभी व्रती खुशी के साथ यह छठ पर्व मनाते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल दिया है कि क्या आपने कभी अपने मित्र को पत्र लिखा है? उसमें क्या क्या लिखा था? तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि हाँ, मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा था जिसमें उसके समाचार के बारे में लिखा था तथा पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली और उसके बाद मैंने छुट्टी के अवसर पर तीर्थ यात्रा के बारे में सलाह लिया। तो इस पत्र के बारे में मैंने क्या लिखा सो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप अपनी मर्जी से इसका आंसर कुछ और भी अलग लिख सकते हैं। तो आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल दिया है कि छठ कब और क्यों मनाया जाता है? छठ पर्व कितने दिनों का होता है? उन दिनों को क्या क्या किया जाता है? इसमें भी प्रश्न दिए हैं कि आपको कौन से त्यौहार अच्छा लगते हैं और क्यों? छठ पर्व की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और क्यों? तो चलिए इस दोनों प्रश्नों को हम समझते हैं। 1 नंबर सवाल है कि छठ कब और क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर हम लिखे हैं कि छठ कार्तिक एवं चैत्र मास में मनाया जाता है, जिसमें सभी व्रतियाँ भगवान सूर्य नारायण को उदित होने पर अर्घ्य देती हैं और व्रत समापन के समय सूर्य नारायण से पुत्र धन धन्य एवं सुख समृद्धि की कामना का व्रत किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न दिया है, छठ पर्व कितने दिनों का होता है? उन दिनों क्या क्या किया जाता है? तो छठ पर्व लगभग 4 दिनों का होते हैं, जिसमें प्रथम दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना तथा तीसरे दिन शाम को अर्घ्य और चौथे दिन पारण किया जाता है। ठीक है, आगे सवाल दिया है 3 नंबर
कि घाट पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। तो घाट पर जाने से पहले सड़क तथा उस घाट की सफाई की जाती है तथा छठ के लिए प्रसाद पुआ पकवान बनाया जाता है तथा फल इत्यादि की तैयारियां की जाती हैं और स्नान करके घाट जाने से पहले नए नए वस्त्र पहनते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है कि छठ पर्व पर प्रसाद में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो छठ पर्व में जो प्रसाद होती हैं वो हैं पुआ पकवान, ईख तथा सभी प्रकार के फल आदि, लड्डू तथा भोग लगाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की मिठाइयाँ जैसे लड्डू, रसमलाई, पेड़ा इत्यादि। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों? तो हमें दीपावली और छठ पर्व अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी लोग दिए जलाते हैं एवं पटाखे उड़ाते हैं तथा छठ पर्व पर भी सभी लोग एक साथ साफ सफाई करते हुए दिखते हैं एवं उत्सव मनाते हैं। ठीक है, आगे सवाल दिया है कि छठ पर्व की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और क्यों? तो छठ पर्व की सबसे अच्छी बात है इस पर्व में जाति का भेदभाव नहीं रहता है तथा सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और इस व्रत का उत्सव मनाते हैं। यही बात हमें अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें किसी भी जाति और किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं होता है। सब एक दूसरे से मिलजुल कर और एक दूसरे के आसपास बैठकर यह उत्सव व्रत का उत्सव मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के किन्हीं 3 राज्यों के प्रसिद्ध त्योहारों की सूची बनाइए और बताइए कि इस अवसर पर क्या क्या होता है और कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। देखिए इसका आंसर में यहाँ पर लिखे, जैसे राज्य का नाम लिखे उत्तर प्रदेश। तो इसमें प्रसिद्ध जो त्यौहार हैं वह कृष्ण जन्माष्टमी है। इसमें गोपियों द्वारा रासलीला किया जाता है और मुख्य व्यंजन जो है वह हलवा पूरी या शुद्ध व्यंजन इस दिन किया जाता है। और दूसरा जो है राज्यों का नाम वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो होता है वह प्रसिद्ध जो त्यौहार है वह गणेश पूजन है। इस गणेश पूजन के अवसर पर क्या करते हैं तो लोग पूजा पाठ करते हैं और मुख्य व्यंजन मोदक हैं। मोदक किसको कहते हैं? लड्डू, जो भगवान गणेश जी को यह परम प्रिय है, मोदक लड्डू। और झारखंड जो है इसमें प्रसिद्ध त्यौहार, झारखंड के प्रसिद्ध त्यौहार जो है वह सरहुल है। इस सरहुल के पर्व पर लोग नाच गान करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और इसमें मुख्य व्यंजन जो है वह शुद्ध व्यंजन किया जाता है और इसमें जैसे हलवा पूरी इत्यादि व्यंजन मुख्य व्यंजन सब किया जाता है खान पान में। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। इस 1 नंबर में सवाल दिया है कि पता कीजिए कि संदेश भेजने के लिए पहले किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। 2 नंबर प्रश्न है हरकारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इसमें 4-5 प्रश्न दिया है तो इसको हम समझते हैं। पता कीजिए कि संदेश भेजने के लिए पहले किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो संदेश भेजने के लिए डाकिया आदमी का सहारा लिया जाता था तथा हरकारों का भी सहारा लिया जाता था। प्रश्न 2 में दिया है कि हरकारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखे हैं कि हरकारों को पैदल चलना पड़ता होगा तथा धूप, आंधी, पानी इत्यादि का भी सामना करना पड़ता होगा। प्रश्न 3 में दिया है कि चिट्ठी के लिफाफे या पोस्ट कार्ड पर क्या क्या लिखा जाता है और क्यों। तो इसका आंसर है कि चिट्ठी के लिफाफे या पोस्ट कार्ड पर पत्र पाने वाले का नाम एवं पूरा पता और पिन कोड लिखा जाता है। ठीक है, प्रश्न 4 में दिए हैं कि आप भी नीचे दिए गए लिफाफे के आगे पीछे पाने वाले और भेजने वाले से जुड़ी जानकारी लिखिए। जैसे आइए आगे का लिफाफा हो गया और ये पीछे का हो गया। मान लीजिए कि चिट्ठी भेजने वाले आप हैं और चिट्ठी पाने वाला आपका मित्र। जैसे मान लीजिए कि चिट्ठी हम भेजने वाले हैं और उसको प्राप्त करने वाले जो हैं वह मेरा मित्र है। तो इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट पर जो पृष्ठ है उसमें हम अपना नाम लिखेंगे और हम घर एड्रेस पता वता लिखेंगे और जो हमारा अपना पिन कोड भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्राप्त करने वाला चिट्ठी है जो हमारे मित्र हैं उसको हम क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, वो जिस स्थान को रहता है उसका पूरा पता लिखेंगे, फिर उसका पिन कोड लिखेंगे और भी उसके आसपास का जो नज़दीकी जो स्थान है उस स्थान के यहाँ पूरा पता लिख देंगे ताकि वो आसानी से इस चिट्ठी को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस 4 नंबर प्रश्न में यही दिया गया था।
फिर आगे दिया है 5 नंबर में कि आप अपने घर में कोई पुरानी चिट्ठी ढूंढिए, उसे देखिए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। पत्र किसने लिखा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाकखानों में और किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर आपको कैसे पता चला। तो देखिए इसका आंसर होगा कि पत्र किसने लिखा, तो जिसने लिखा उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। किसे लिखा, तो पत्र या तो अपने पिता के लिए लिखा गया होगा या मित्र के लिए लिखा हो गया या किसी के भी, यहाँ पे जिसके लिए लिखा गया होगा उसका नाम लिख देंगे। किसे लिखा उसका नाम, किस तारीख को लिखा, तारीख यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यह पत्र किस डाकखाने में और किस तारीख को पहुँचा उसका भी यहाँ पता लिख देंगे। यह उत्तर आपको कैसे पता चला, तो यह उत्तर जो है यह उस चिट्ठी को अच्छी तरह से अध्ययन करने के पश्चात, पढ़ने के पश्चात हमें यह पूरी जानकारी पता चला। फिर आगे 6 नंबर में दिया है कि चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मूल्य पता करके लिखिए। तो पोस्ट कार्ड का मूल्य कितना है, अंतर्देशीय का पत्र के कितना है और लिफाफा का कितना है, इसका हमें तीनों का लिखना है। देखिए इसका मैंने यहाँ मूल्य लिखा है, आपने जो इसका मूल्य जाना वो मूल्य आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो सवाल दिया है, यहाँ जो सवाल दिया है पिन कोड से संबंधित इसके बारे में दिया गया है। देखिए इसको हम समझते हैं। 1 नंबर में दिया है कि पिन, PIN, इसका जो सही जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है, यानी इसका छोटा रूप शॉर्ट में जो लिखा गया है वह पिन है, PIN, पिन। ठीक है, किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है, यानी किसी भी स्थान का 6 अंक का पिन कोड होता है। हर अंक का एक खास मतलब होता है। जैसे पहला अंक बताता है कि यह पिन कोड किस राज्य का है, बिहार का है, दिल्ली का है, उड़ीसा या फिर किसी और राज्य का है। जो पहला अंक जो है वह उसके स्टेट को दर्शाता है कि वह किस स्टेट का है। फिर दूसरे 2 अंक यह बताते हैं कि राज्य के किस उप क्षेत्र का कोड है, राज्य का किस उप क्षेत्र का यह कोड है। अगले 3 अंक बताते हैं कि यह ऐसा डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती हैं। उसके बाद दिए हैं 2 नंबर में कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है। तो आप जिस स्थान को रहते हैं आप उस स्थान का पिन कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। आप स्कूल का पिन कोड क्या है, तो स्कूल का पिन कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 4 नंबर में दिया है कि अपने किसी रिश्तेदारों के पते पिन कोड के साथ लिखिए। रिश्तेदारों के पते मतलब उसका नाम हो गया, उसका ग्राम हो गया, वह किस स्थान को रहते हैं या किस सेक्टर को रहते हैं, शहर में हैं तो उसके बाद उसका पिन कोड, यानी पूरा पता यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पिन कोड के साथ। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और आगे देखते हैं। सही कारक चिन्हों से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे देखिए ये सब कारक शब्द दिए हैं, का, में, ने को, ये सब इसमें भरना है। कौन नंबर में दिए हैं कि हमारे बिहार ... छठ पर्व ... बड़ा महत्व है। हमारे बिहार में, देखिए यहाँ से इस शब्द को पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमारे बिहार में छठ पर्व का का ... बड़ा महत्व है। तो छठ पर्व का बड़ा महत्व है। देखिए यहाँ पे ये जो शब्द हैं इसको भर देने पर यह वाक्य जो है यह सूटेबल बैठ जाते हैं। हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा महत्व है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है मौसी जी प्रसाद ले आओ। मौसी जी के लिए मौसी जी के लिए प्रसाद ले आओ। ठीक है, उसके बाद ये है कि मुन्ना ने सूप से चावल फटके। सूप से या में, मुन्ना ने सूप में चावल फटके, तो यहाँ पे से होगा। ठीक है, मुन्ना ने सूप से चावल फटके। ठीक है, ख नंबर दिए हैं कि सोलोनी ... बेबी ... चिट्ठी लिखी। सोलोनी ने बेबी के लिए चिट्ठी लिखी। के लिए, तो देखिए के लिए का यहाँ पे प्रयोग हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुल को लिख देते हैं। सोलोनी ने बेबी को चिट्ठी लिखी।
उसके बाद अंक नंबर दिए हैं कि सभी बच्चे छत पर बैठ गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा बन गया। आगे दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। जो क्रिया शब्द हैं उस पर हमें घेरा लगाना है। जैसे देखिए, लगभग हर घर में पूजा की जाती है, लगभग सभी परदेसी गांव आ जाते हैं। तो क्रिया का पहचान क्या है? जो शब्द के अंत में ना शब्द आए, वही क्या है? क्रिया है। जैसे ना शब्द का मतलब क्या होता है? खेलना, पढ़ना, सोना, जगना, उठना, बैठना इत्यादि जितने भी वर्ड हैं, शब्द हैं, उसके अंत में ना आता है। जैसे लगभग हर घर में पूजा की जाती है, तो पूजा करना जैसे हो जाएगा पूजा करना। अंत में ये ना शब्द आया तो यह क्या है? क्रिया है। तो पूजा करना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे दिया है ख नंबर में कि लगभग सभी परदेसी गांव आ जाते हैं। तो गांव आ जाना जैसे हो जाएगा गांव आ जाना। तो अंत में ना शब्द आया तो गांव आ जाना क्या हो जाएगा? गांव आ जाते। तो गांव आ जाना क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। सिर्फ यहाँ पे आ जाना होगा, कि गांव नहीं होगा, यहाँ आ जाना। ठीक है, आ जाना। तो आ जाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें ग नंबर में दिए हैं, इसमें प्रसाद भी वितरित करते हैं। तो वितरित करना अंत में ना आया, वितरित करना यह भी क्रिया है। चिट्ठी का जवाब जरूर लिखना। तो लिखना क्या है? क्रिया है। अंत में ना आया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि हर्ष प्लस उल्लास से हर्षोल्लास शब्द बना है। आप भी नए शब्द बनाए। हर्ष प्लस उल्लास, हर्षोल्लास। तो महा प्लस उत्सव, तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। आनंद जोड़ उत्सव, आनंदोत्सव। आनंदोत्सव। फिर आगे दिए हैं सूर्य जोड़ उदय, तो सूर्योदय हो जाएगा। चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय। इनके मतलब समझाइए। देखिए, शुक्ल पक्ष दिया है, षष्ठी तिथि, अर्घ्य देना, व्रती, कार्तिक महीना, परदेसी और ये मन्नत। इन सब का हमें अर्थ लिखना है कि शुक्ल पक्ष का अर्थ क्या है, तो षष्ठी तिथि का अर्थ क्या होता है। तो चलिए इसको हम समझ कर लिखते हैं। शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है जिस पक्ष में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। षष्ठी तिथि, पक्ष के 6वें दिन को षष्ठी तिथि कहते हैं। अर्घ्य देना, अर्पित की जाने वाली सामग्री। व्रती, व्रत करने वाला को व्रती कहते हैं। कार्तिक महीना यानी अश्विन माह के जो बाद का महीना होता है वह क्या है? कार्तिक होता है। परदेसी, जो प्रदेश में रहते हैं उसे परदेसी कहते हैं। मन्नत मतलब क्या होता है? मनोकामना या इच्छा, कामना। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर में प्रश्न दिया है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगेगा। प्रसन्नता का अर्थ है, तो प्रसन्नता का अर्थ क्या है? इसमें मज़ा दिया है, खुशी और दुख दिया है। तो प्रसन्नता का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न मतलब होता है खुशी, सिर्फ इसमें टिक लगाना है। तैयारी का बहुवचन क्या है? तैयारी का बहुवचन क्या होता है? तैयारियाँ। तैयारी का बहुवचन तैयारियाँ। पुरुष का बहुवचन रूप है, तो पुरुष का हो जाएगा पुरुष, यानी बहुत से पुरुषे। घर में का बहुवचन क्या हो जाएगा? घर में, तो घरों में, यानी बहुत से घरों में। रात्रि का विलोम शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है। रात्रि का विलोम शब्द, रात्रि का क्या हो जाएगा? दिन। रात्रि यानी रात, तो रात को क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे दिया है कुछ करने के लिए। छठ पर्व पर गाए जाने वाले कुछ गीतों को इकट्ठा करके लिखिए और अपने साथियों के साथ गाइए। माँ जब बच्चों को सुलाती हैं या जब धान की फसल काटती हैं तो अक्सर कौन से गीत गाए जाते हैं, पता करके लिखिए और गाइए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है।